माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के गणित का पहला पाठ वास्तविक संख्या रियल नंबर को पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले पाठ में हम लोगों ने सीखा कि किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे किस प्रकार अंकित किया जाता है। अगले वीडियो में हमने √5, √6 और √7 को संख्या रेखा पे अंकित किया था और कैसे अंकित किया जाता है उससे सीखा था। अब हम देखेंगे कि किसी दो अपरिमेय संख्या का योग, वियोग और गुना और भाग करके हमें क्या मिलता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जब दो परिमेय संख्या का योग, वियोग, गुना और भाग, जहाँ भाजक क्या होगा, शून्य ना हो, दो परिमेय संख्या का योग, वियोग और गुना भाग करके हमें परिमेय संख्या प्राप्त होता था। क्या उसी तरह अपरिमेय संख्या का योग, वियोग और गुना भाग करके अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी कि नहीं, उसे देखेंगे। तो यहाँ देखिए, दो अपरिमेय संख्या का अगर हम योग करते हैं तो क्या मिलता है। तो पहला परिमेय संख्या हमने लिया क्या, √5, और दूसरा अपरिमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या क्या लिया हमने, -√5। दोनों का योग किया तो हमें क्या मिला, 0। 0 क्या है, परिमेय संख्या, ये तो अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता है। मतलब अपरिमेय भी पा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय संख्या ही हो, हमें परिमेय संख्या भी मिल सकता है। उसी तरह वियोग करके देखें तो क्या होगा। देखिए, पहली संख्या क्या लिया गया, अपरिमेय संख्या √7, और दूसरी क्या है, √7। दोनों का वियोग किए तो क्या मिला हमें, 0। इसका मतलब क्या हुआ, दो और अपरिमेय संख्याओं का वियोग सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता। क्यों, 0 एक परिमेय संख्या है। गुना करने से क्या मिलेगा, अगर दो संख्या ले लिया जाए, √5 और √5, दोनों का गुना करेंगे तो क्या आएगा, √5 का स्क्वायर बराबर 5, 5 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए √5 होता है, इसलिए 5। इसका मतलब गुना करने से भी क्या हो रहा है, दो अपरिमेय संख्या गुना करने से सदैव अपरिमेय संख्या नहीं मिलता। और भाग करेंगे तो क्या होगा, दो परिमेय संख्याओं का। देखिए, दो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, √5 और √5 या -√5। हम इन दोनों का भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, √5 बटा में -√5 बराबर क्या आएगा, -1। ये -1 क्या है, परिमेय संख्या। यानी कि भाग करके भी, दो अपरिमेय संख्याओं का भाग करके भी हमें सदैव अपरिमेय संख्या नहीं मिलता, परिमेय संख्या भी मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि दो अपरिमेय संख्याओं का भाग हमेशा परिमेय होगा, वो अपरिमेय भी आ सकता है। दो संख्याओं अपरिमेय संख्याओं गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय मतलब सदैव अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय भी आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या सीखा कि अपरिमेय दो, हाँ, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, वियोग, गुण और एक गुना लिख देते हैं, गुना और भाग करने पर हमें क्या, कौन सी संख्या मिलेगी, परिमेय भी मिल सकती है, परिमेय
और अपरिमेय भी मिल सकती है। हमें परिमेय और अपरिमेय दोनों, देखिए परिमेय भी मिलेगा और अपरिमेय संख्या प्राप्त होती। जिसे परिमेय संख्या में क्या होता था, परिमेय संख्या को अगर गुना भाग जोड़ करने से क्या होता था, परिमेय ही मिलता था। लेकिन अपरिमेय संख्या का जोड़ वियोग गुना और भाग करने से परिमेय संख्या भी प्राप्त होता है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त होता है। और हम ऐसे बोले कि अपरिमेय संख्या जोड़ वियोग गुना भाग करके सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होगा, क्या सही है? तो ये गलत है। और ऐसे बोला जाए कि योग वियोग गुना दो अपरिमेय संख्याओं का योग वियोग और गुना और भाग करके अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमें परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है। अब वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पे अंकित करने के से वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पे अंकित करने से कोई वास्तविक संख्या दूसरी वास्तविक संख्या से बड़ी है या छोटी है, ये समझने की सुविधा हुई है। ठीक है, अब देखिए संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पे हमने क्या अंकित किया है, √2 का पॉइंट कौन सा है, P। इसका मतलब संख्या रेखा पे अंकित करने से क्या फायदा हुआ पॉइंट P को, हमें पता चला कि √2 2 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। देखिए हमने समझा क्या, √2 2 से छोटा होता है। एक कौन सा सिंबल है, इसे बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन, नहीं इसे बोलते हैं लेस देन या से छोटा। √2 2 से छोटा है और इसको उलट देते तो इस तरह, फिर इसको ऐसे लिखते 2 √2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 √2 से बड़ा, इसको बोलते हैं से बड़ा या ग्रेटर देन या से बड़ा। और ठीक इसको उलट देंगे तो अगर इसको बोलेंगे लेस देन या से छोटा, इसका मतलब 2 √2 से बड़ा है और √2 2 से छोटा है। ठीक है, और -1 1/2 ये भी क्या है, हमारा वास्तविक संख्या। इसको अंकित करने से क्या पता चल रहा है कि ये -1 से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं जो है बराबर और से छोटा के सापेक्ष में बहुत आवश्यक नियम मानती है। कौन कौन सा नियम है, बराबर और से छोटा या से बड़ा का नियम हो सकता है। यहाँ से छोटा का नियम दिया हुआ है, आप इसे एक ही बात है, बड़ा जैसे √2 2 से छोटा है, या फिर बोले कि 2 √2 से बड़ा है, एक ही बात होता है ना, केवल बात को उलाट के रखा गया है। ठीक है, तो आप से छोटा या बड़ा एक ही बात होता है, एक ही बात नहीं होता है, ऐसे दोनों अलग अलग है, लेकिन बोलने के लिए है कि √2 2 से छोटा है तो यहाँ 6 से छोटा का या लेस देन का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन 2 को पहले लिखने से यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 √2 से बड़ा होता है। ठीक है, आगे से इधर से पढ़े या उधर से पढ़े, यही अंतर है। अगर इधर से पढ़ेंगे तो बड़ा पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे तो छोटा पढ़ेंगे। तो नियम क्या क्या है, पहला नियम है कि यदि ये दोनों ए और बी दोनों वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है मतलब ये दोनों परिमेय संख्या भी हो सकते हैं और अपरिमेय संख्या भी हो सकते हैं। यदि ए बड़ा है बी से,
मतलब ए बी से छोटा है और बी ए से छोटा है और ए बराबर है बी से में से किसी एक शर्त को अवश्य मानेंगे। अगर दोनों परिमेय संख्या हो या अपरिमेय मतलब रियल नंबर हो, जैसे ए बी दोनों रियल नंबर है, तो इन दोनों में एक संबंध क्या होगा, या तो ए बड़ा होगा, ए छोटा होगा बी से, या फिर बी छोटा होगा ए से। ये हो सकता है या दूसरा हो सकता है या तीसरा क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो अगर ये दोनों वास्तविक संख्या है तो इन तीनों में से एक शर्त को जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, यही है आपका बराबर और इस साइन का ग्रेटर देन या लेस देन बोल सकते हैं इसको, लेस देन साइन का नियम। अब दूसरा नियम क्या कहलाता है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखिए, अगर a बराबर b हो, अब दोनों वास्तविक संख्या है a और b, a बराबर b हो और c भी वास्तविक संख्या है, तीनों वास्तविक संख्या है, अगर a बराबर b हो और b बराबर c हो तो a और c दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए a बराबर b है, b बराबर c है, तो b भी बराबर है, मतलब ac भी बराबर होगा। दो का दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर a छोटा है b से और b छोटा है c से, इसका मतलब क्या होगा, a छोटा होगा c से। ठीक है, क्योंकि c क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, क्योंकि a छोटा है b से और b छोटा है c से, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, c। इसको नंबर के हिसाब से इस बुक में दिया हुआ है आपका, जैसे ये देखिए 3 5, ए की जगह पे क्या लिए 5, 3 लिए और बी को 5 कर दिए, तो 3 छोटा है 5 से और 5 छोटा है कितना से, 11 से। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 11 से भी छोटा होगा। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए ए और बी दोनों बराबर हो और दोनों वास्तविक संख्या है और दोनों में एक ही संख्या सी, कोई भी एक, दोनों में अगर ए और बी में दोनों साइड बराबर के दोनों तरफ और कोई एक ही रियल नंबर वास्तविक संख्या जोड़े तो वो भी बराबर होगा। जैसे सी को अगर जोड़ा जाए ए के साथ और बी के साथ सी को जोड़ा जाए तो भी दोनों बराबर होगा, और दोनों ए बी बराबर हो तो। उसी तरह ए छोटा हो बी से, तो अगर ए में सी को जोड़े और बी में सी को जोड़े तो ए प्लस सी बी प्लस सी से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ बताया गया है, जैसे उदाहरण दिया है 3 5 लिया है, ए की जगह 3 और बी की जगह 5 लिया हुआ है, 3 + 4 क्या होगा, छोटा होगा। 4 जोड़ा है, सी की जगह 4 लिया गया है, 4 जोड़ा है दोनों पक्ष में, तो 4 जिस तरह जोड़े उसी तरह अगर हम दोनों पक्ष में गुना करें तो क्या होगा, ए बी अगर दोनों बराबर हो और दोनों पक्ष में सी से गुना करें तो दोनों बराबर होगा। और ए बी ए छोटा हो बी से और सी बड़ा हो 0 से, तो सी अगर 0 से छोटा हो तो क्या होगा, साइन माइनस में आएगा ना, तब ये प्रूफ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए और बी, अगर सी बड़ा है 0 से तो दोनों क्या होंगे, ए गुना सी बड़ा होगा बी गुना सी से। यहाँ देखिए 3 और 5, सी क्या है यहाँ बड़ा है 0 से, तो दोनों सही है। किंतु अगर सी छोटा होगा तो क्या होगा, उलट जाएगा। देखिए उलट गया ना, मतलब ए गुना सी बड़ा हो जाएगा किससे, बी प्लस सी से, अगर सी 0 से छोटा है तो। अगर 0 से बड़ा होगा तो ए गुना सी छोटा ही रहेगा बी गुना सी से। यहाँ क्या लिखा, उपरोक्त सभी नियम वास्तविक संख्या के लिए स्वतः सिद्ध है।
स्वतः सिद्ध की सहायता से वास्तविक संख्याओं के परमेय प्रमाणित किए जा सकते हैं, जैसे -a + b बराबर -a - b, दूसरा a.0 = 0 इत्यादि। वास्तविक संख्या का प्रश्न हल करते समय इन नियमों का पालन किया जाता है। हमने जो अभी बराबर और लेस देन टाइप या से कम सिंबल्स के क्या बोलते हैं, सापेक्ष में बहुत आवश्यक नियम जो पढ़े हम लोग, देखे हम लोग, उन नियमों का पालन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वास्तविक संख्या को प्रमेय को प्रमाणित कर सकते हैं। और इन सभी नियमों का उपयोग करके हम सवालों को, जो आपका प्रश्न दिया जाता है वास्तविक संख्या के प्रश्न, उन सबको हल करते हैं। ठीक है, अब हम स्वयं करो 1.2 को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्वयं करो 1.2। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों में से सत्य और असत्य कथनों को पहचानें। पहला प्रश्न कथन है कि दो परिमेय संख्या, यहाँ क्या बोला है, परिमेय संख्या का योगफल सदैव परिमेय संख्या होता है। हाँ सही, क्योंकि हमने अगले वीडियो में पढ़ा था कि दो परिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब आया दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है, गलत। अभी हम लोग ने देखा कि दो अपरिमेय संख्या का योगफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, इसका मतलब ये गलत है। तीसरा नंबर, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है, ये भी सही है, क्योंकि दो परिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है, परिमेय होता है। फिर चौथा क्या बोला है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है, ये भी क्या है, गलत है, असत्य है, क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अगर हम दो अपरिमेय संख्या ऐसे ले लें, 2 × 5, ये दोनों अपरिमेय संख्या है, इसका गुणनफल क्या होगा, 10, यानी कि क्या आया, अपरिमेय। और उसी तरह अगर 2 × 2 ले ले तो क्या हो जाएगा, 2, परिमेय, यानी कि परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो सदैव परिमेय भी नहीं होता है और अपरिमेय भी नहीं होता है, हम लोगों ने सीखा था। फिर क्या आया, पांचवा नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या है। जी हाँ सही, सत्य कथन, क्योंकि वास्तविक संख्या किससे बनता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या से बनता है। तो परिमेय संख्या, सारे परिमेय संख्या क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। फिर छठवां नंबर क्या, मतलब ये सही है, पांचवा सत्य कथन है। छठा बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या ही अपरिमेय संख्या होती है, और वास्तविक संख्या तो परिमेय भी हो सकता है, इसका मतलब ये क्या होगा, मिथ्या होगा, क्योंकि ये बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, मतलब वास्तविक संख्या तो दोनों हो सकता है, परिमेय भी और अपरिमेय भी, तो ये क्या हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। फिर क्या बोला है, दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है, अपरिमेय संख्या से क्या समझते हो, 4 अपरिमेय संख्या लिखे। तो आपके किताब में परिभाषा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप यहाँ से लिख सकते हो कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहाँ p और q पूर्ण संख्या हो तथा q 0 के बराबर ना हो, उन्हें अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहा जाता है। उदाहरण बोला है 4 देने के लिए, आपका 4 उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, आप चारों को लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर का प्रश्न हो गया। तीसरा का देखते हैं क्या बोला है। तीसरा प्रश्न बोला है, निम्न संख्याओं में से परिमेय संख्या को चुनिए। तो इन सबको हम, परिमेय कौन सा संख्या होगा, जिसका रूट होगा वो परिमेय होगा, जिसका रूट हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब जिसका घन हम निकाल सकते हैं, इधर घन नहीं, स्क्वायर रूट, सारा तो स्क्वायर रूट है, वर्ग अगर जिसका निकाल सकते हैं तो
वर्गमूल निकलेगा जिसका, वो क्या हो जाएगा आपका वर्गमूल। वर्गमूल निकलेगा वो सब हो जाएंगे परिमेय, जो नहीं होगा वो क्या हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। चलिए हम इसे बनाते हैं। आप 3 का पहला क्या है √9। √9 बराबर क्या होता है 3 का स्क्वायर यानी कि 3। ये क्या हो जाएंगे तब, एक नंबर क्या हो जाएगा पहला, क्या चुनने बोला है, इसमें बोला है निम्न संख्याओं से परिमेय संख्या चुने, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। दूसरा लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है आपका √225। √225 क्या होता है, √225 होता है 15 का स्क्वायर। आप उत्पादक निकाल के देख सकते हैं, 225 का उत्पादक निकालेंगे तो क्या आएगा, कितना से जाएगा 3 से, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 25, फिर 5 से 5, तो क्या बचा 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, 5 से 3 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 15 गुना 15, मतलब 225 क्या हो गया 15 का स्क्वायर। इसका बराबर क्या आ जाएगा 15, ये भी तब क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। तो पहला और दूसरा क्या आया परिमेय संख्या। तीसरा क्या है √7। ठीक है, √7 क्या होगा, अब √7 तो किसी का वर्ग नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। चौथा क्या बोला है √50। √50 का भी हम लोग क्या कर सकते हैं वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, क्यों क्या होगा 5 गुना 25, 25 गुना 2 बराबर 50, तो 25 का वर्गमूल निकलेगा 5 और √2 क्या होगा अंदर ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। उसके बाद क्या आता है आपका 100। 100 मतलब क्या होता है 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बराबर 10, तो ये भी क्या हो जाएगा परिमेय। फिर क्या है आपका छठा, छठा बोला है -√81। √81, तो √81 बराबर क्या होता है 9 का स्क्वायर, मतलब -9 आएगा, ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। सातवां, सातवां क्या है 42। 42 बराबर क्या होता है 7 गुने 6, दोनों क्या है दोनों का हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसी का मतलब ये क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आठवां आपका है √29, इसका ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। और आखिरी वाला क्या है यानी कि 9वां नंबर -1000, इसका करेंगे तो क्या आएगा -1000, मतलब कहता है 100 गुने 10, इसका मतलब क्या होगा 10 -10 √10, 10 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो हमारा परिमेय संख्या कौन कौन सा आया, पहला, दूसरा, तीसरा अपरिमेय है, चौथा भी अपरिमेय है, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां सारे अपरिमेय है। तो हमारे के अंदर कौन सा आया पहला, दूसरा, पांचवा और छठवा हमारे परिमेय संख्या है। अब 4 नंबर में क्या बोला है, 4 नंबर में बोला है √5 को संख्या रेखा पे अंकित करना है। √5 को तो √5 को हमने अगले वीडियो में संख्या रेखा पे अंकित कर लिया था।
ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं √5 को कैसे अंकित करते हैं। पहले से बना हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, पहले वीडियो में है। और पांचवा क्या है, संख्या रेखा पे √3 को अंकित करना है। इसे भी हमने अगले वीडियो में अंकित कर लिया है, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। छठवां सवाल क्या है, एक ही रेखा पर √5, √6, √7, फिर -√6, फिर -√8 और -√11 को अंकित करना है। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में क्या सीखे थे, √5, √6 और √7 को अंकित करना एक ही रेखा पे। इस बार हमें क्या करना है, √5, 6, 7 तो करना ही है, उसके साथ -√6, -√8 और -√11 को भी अंकित करना है। चलिए इसे हम अभी बनाते हैं। तो संख्या रेखा पे एक ही रेखा पे अंकित करना है, √5, √6, √7, -√6। अब देखिए, प्लस में √6 है और माइनस में √6, अगर संख्या रेखा ऐसा हो, इसकी एक साइड अगर प्लस में √6 हो, दूसरी साइड क्या होगा, ठीक इस इतना ही दूरी पे -√6 होगा। मतलब अगर प्लस का √6 निकाल लें तो माइनस का √6 हम निकाल सकते हैं। इसी आधार पे हम लोग इसको बना लेंगे। अब देखिए, √5 सबसे पहला बनाना पड़ेगा। √5 को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √5 को कर्ण लेना पड़ेगा। तो हमारा आधार क्या होगा, 2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर का रूट, यही हमने अगले वीडियो में देखा था। रूट तो बराबर क्या आएगा, √5, मतलब आधार क्या हो गया, 2। √6 के लिए क्या होगा, √5 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब √7 के लिए क्या होगा, √6 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। फिर अब क्या बचा, 7 के बाद 8, जैसे 6 को हम प्लस वाला माइनस वाला कर सकते हैं, उसी तरह 8 को कर सकते हैं। तो √8 के लिए क्या आएगा, √7 का स्क्वायर जोड़ 1, 8 हो जाएगा। अब बचा -11, ये -8 के लिए था, तो ये रूट का -7 हो जाएगा। कोई बात नहीं, उसको बाद में देख लेंगे क्या करना है। और इसका -√11 का क्या हो जाएगा, अब 11 कैसे बनेगा, आप 11 को कैसे बना सकते हो, 7 के साथ 4 जोड़ के बना सकते हो, मतलब √7 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, ये भी 11 होगा, √11। या फिर आप √5 आपके पास है, प्लस √6 का स्क्वायर, इसको ही बना सकते हैं, ठीक है। तो भी क्या आएगा आपका, √5 जोड़ 6 बराबर 11। अब दोनों में से किसी को इस्तेमाल करके आधार और लंब लेकर, 7 अगर √7 को आधार लेंगे तो रूट दो 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 को, रूट को नहीं, 2 को लंब ले लेंगे, और √5 को आधार लेंगे तो √6 को लंब ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम संख्या रेखा बनाते हैं। तो मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि साफ दिखे। तो मैंने स्केल ले लिया और मैं यहाँ 1 इंच करके ले रहा हूँ, आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, तो पहले ही बता दिया था मैंने। चलिए, तो 1 इंच की तरफ इधर 1 इंच करके लेंगे, 1, 2, 3, 4, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, इस साइड भी 4 इंच तक ले लेंगे,
1 2 3 4 और थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, मैंने संख्या रेखा बना लिया। इसको अंकित कैसे करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ इसे 0 बना देंगे। इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। अभी सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, हमें √5 को बनाना पड़ेगा। ठीक है, √5 को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पे लंब लेना पड़ेगा। 2 पे लंब कैसे हम लोग बनाए थे 5 के लिए, ये दोनों का दूरी तो क्या है, समान है ना, तो इसका दूरी तो हम, और इसका दूरी बराबर है। इसका मतलब किसी भी साइज को लेकर हम ऊपर काटेंगे और 2 से मिला देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। ये हमारा लंब बन गया। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, इसका 1 सेंटीमीटर, मतलब वही एक यूनिट लेना पड़ेगा। तो 1 यूनिट मैंने माप लिया यहाँ से, ये 2 यूनिट था, इसको मैंने 1 यूनिट काट दिया। तो लंब क्या बन गया 1 यूनिट का, और आधार क्या बना 2 यूनिट का। उसके बाद इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, √5। ये हमारा क्या बन गया, √5। √6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, या फिर हम लंब खींचेंगे तो हम 90 डिग्री का कोण बना देते हैं ऐसे ऐसे। इसको और इसको मैंने काट दिया, और उतना ही दूरी लेके मैंने यहाँ पे एक चाप काटा। फिर इन दोनों का दूरी मापेंगे, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, माप लिया, और यहाँ बैठा के इसको केंद्र बना के इसको काट दिया। फिर काटने के बाद क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे, ये 90 डिग्री का लंब बन जाएगा। ठीक है, अब √5 6 बनाना है तो इसको कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो फिर इसको 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मापना पड़ेगा। ये मैंने माप लिया 1। ठीक है, फिर यहाँ बैठा के इसको काट देंगे। फिर यहाँ से 0 से इसको मिला देंगे। तो कितना बना हमारा, √6। अब क्या करना पड़ेगा, इस पे फिर उसी तरह 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। फिर इसको कर देंगे। फिर ठीक उसी तरह जैसे बनाए थे इसे करके इसको एक काट देंगे, और फिर इसे मिला देंगे। ठीक है, ये मिल गया। फिर इसको भी कितना बनाना है हमें, 1 √6 √1 तब 7 होगा। इसको भी हम बना देते हैं 1, यहाँ से इसको माप लेते हैं 1, और इसको फिर इसे मिला देंगे, तो ये √7 का हो जाएगा। तो ये हमारा √7 का हो गया। ये तो हमने सीखा ही था अगले वीडियो में कैसे बनाते हैं। तब क्या करेंगे, हम इसे संख्या रेखा पे अंकित करना है। प्लस में ही था तीनों, तो 5 को मापे और इसे मिला दिया।
फिर 6 को मापा, इसे भी संख्या रेखा पे मिला दिया। फिर √7 को मापा, ठीक है, थोड़ा और बड़ा 7 को मापा और फिर इसे संख्या रेखा पे मिला दिया। और तीनों बिंदु का नाम दे देंगे हम। 5 के लिए P, 6 के लिए Q और √7 के लिए R। ठीक है, हो गया। प्लस वाले सारे हो गए। अब क्या है, -6। तो -6 के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 पॉजिटिव इधर है, उधर कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। आप 6 को माप सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, 6 माप लिए और इधर नेगेटिव साइड में काट देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -6। और इस बिंदु का नाम दे देंगे हम PQRS। ठीक है, -6 हो गया। अब क्या बनाना है, -8। तो -8 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 7 और 7 के साथ 1, तो 7 के साथ 1 बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ 90 डिग्री बना, अगर +8 बना ले फिर 8 के बराबर इधर काट देंगे तो माइनस से मिल जाएगा। चलिए तब एक और इसमें बना देते हैं। सबसे पहले हम एक दूरी ले लेते हैं, ये वाला माप लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। आप कोई भी दूरी लेकर कर सकते हो, पहला वाला ये लाइन तो आप किसी भी दूरी को लेके काट सकते हो, ज़्यादा बड़ा ना हो इसीलिए मैं ये दूरी ले रहा हूँ। फिर ये 90 डिग्री का एंगल का जितना दूरी है इन दोनों के बीच को माप लेंगे। मापने के बाद फिर यहाँ पे उठाकर इसको इसे काट देंगे, ठीक है। और फिर इसको स्केल की सहायता से ये आपका 90 डिग्री का हो गया। फिर एक यूनिट ले लेंगे, इसे माप लेंगे यहाँ से यहाँ तक, एक माप लिया। और फिर यहाँ बैठा के इसको जैसे 7 का बनाया था ठीक उसी तरह बनाते जाना है। और फिर इसे मिला देंगे, यहाँ से 0 को मिला देना है। ये मिला दिया तो ये कितना बना हमारा 8 √8। अब ये प्लस में बना है, हम क्या करेंगे, माइनस में चाहिए √8 तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको माप लिया। मापने के बाद इस नेगेटिव साइड में काट देंगे, ठीक है। और इसका नाम दे देंगे T, PQRST हो गया। अब क्या बचा, -11। तो -11 के लिए हम क्या लेंगे, -5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 11 हो जाएगा, बराबर 11 हो जाएगा। तो 5 कैसे लेंगे, तो 5 को ऐसे माप लेते हैं, 6 को माप लेते हैं, 5 को माप, -6 तो था वहाँ पे, हम 5 को माप लेते हैं। 5 को माप के हम इधर काट देंगे, ठीक है। और इस बिंदु पे क्या करना पड़ेगा, हमें लंब बनाना पड़ेगा। तो इस बिंदु पे हम लंब बना लेते हैं। लंब बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ 90 डिग्री है ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ 90 डिग्री बना सकते हैं। कैसे, ठीक उसी तरह यहाँ पे इसके दूरी मापेंगे और फिर इस पॉइंट से इसको ऐसे काट देंगे। काटने के बाद ये 90 डिग्री का जो दूरी था, एंगल का बीच का डिस्टेंस, उसको माप के जैसे पहले बना रहे थे उसी तरह करना है। और फिर यहाँ से इसको काट देना है। और फिर इस जो 5 था, -5 √5, फिर इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। और लंब आधार हमने लिया था √5, तो लंब कितना पढ़ना पड़ेगा 6, तो इसको 6 को माप लेते हैं। 6 माप लिया, 6 मापने के बाद इसको
काट लेंगे। देखिए थोड़ा सा लंबा और करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और लंबा कर देते हैं। ठीक है, अब ये 6 हो गया, √6 और √5 तो 11 हो जाएगा। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, तो हमें 0 के साथ इसको मिला देंगे, तो ये बन जाएगा आपका -√11। फिर क्या करेंगे, कपास की सहायता से -11 को मापेंगे। ठीक है, और फिर लाइन टानते हुए संख्या रेखाओं पे मिला देंगे, और इसका नाम क्या दे देंगे, पॉइंट दे देंगे, PQRST, इसका नाम दे देते हैं Q। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि √5, √6, √7, -√6, -√8 और -√11 को संख्या रेखा पर अंकित कर PQR, इसको क्रमशः लिख सकते हैं, क्रमशः PQRST और U बिंदु पाया। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर का सवाल बन गया। एक ही रेखा पे √5, √6, √7, √8, -√8, -√6 और -√11 अंकित हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम इसको भी लिख सकते हैं। एक S किसके लिए था, S हमारा -√6 के लिए था, और T किसके लिए था, -√8 के लिए था, और ये -√11 के लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।